कल का क्वेश्चन कहाँ तक कराए थे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या TIR या किसका था? TI रिफ्लेक्शन का ना, हो गया था ना, कि उसमें बाकी ही था, अभी भी बाकी ही है। चलिए ठीक। मेरा मानना यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो TIR का क्वेश्चन पूछेगा। रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन या सिर्फ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। पूछ सकता तो बहुत चीज़ है, सकने की बात अलग है, तो सकने पर ना जाएं। चलिए PDF नंबर 2 ओपन हो जा। और कुछ खास पढ़ना है क्या इसमें? कल छोटा छोटा बात तो पढ़े थे। रमजान में इतना शरीर में क्षमता ही नहीं होता है कि बहुत बात पढ़ लें, और हमको लग रहा है टाइमिंगे गलत पढ़ा लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन हम देखे नहीं थे ना, ये वाला ये बन गया था क्या? Elytra is followed in rectangular glass slabs, lower index glass internal facet. A small coin is resting on the bottom of beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels with the surface liquid. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। खैर वेरी गुड। गुड इवनिंग, या हाँ गुड इवनिंग ही हो गया है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर का, यानी कि जिसका छूटा हुआ है, वो जाकर के क्या करोगे, नीट का PYQ CVR का, मतलब सेम चैनल पर भी मिल जाएगा। नीट PYQ पार्ट 2, ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। अभी जो हम लोग करेंगे ये पार्ट 3 करने वाले हैं। खैर, इससे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर भी यही सब हमको बोलवा क्लासरूम में, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं, और पार्ट 2 वाले के वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, आपको ज्ञान होना चाहिए, इतना काफ़ी है। सब्सक्राइब करवा के भी नहीं, और थोथना देख के मत पढ़िए, थोथना रमज़ान के कारण पतला दुबला हो गया है। ऐसा क्या क्या तुम लोग बुलवा रहे हो, कोई सुन लेगा, जो भी सुन रहा होगा। चलो पढ़ो। एक ये क्वेश्चन देखना, इसका फिगर है क्या 2002 का? मेरा मानना है कि फिगर होगा। ए लाइट रे फॉल ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज शोन। एज शोन का मतलब ये है ना, फिगर होगा, है ना। एज शोन, हाँ इधर देखिए, तुमको फिगर नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हमारे बुक में तो है ना। ये है आपका ग्लास स्लैब, मिला? 2002 का क्वेश्चन ही नहीं है। पलटो पलटो, इसको जल्दी, क्वेश्चन दिखता नहीं है लड़की को। और ये क्या है यहाँ? अरे वही है भाई, वही क्वेश्चन है, किसी ने लिखा अलग ढंग से, और क्या है, वही क्वेश्चन है। ए लाइट रे फॉल ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज शोन इन फिगर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टू अकर एट द वर्टिकल फेस इज। चलिए पहले ग्लास स्लैब बना लेते हैं, और ग्लास स्लैब बना हुआ है आपके पास, कैसा फिगर दिया हुआ है एक बार फिर से दिखाना। टिंग 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 करके चला गया। यहाँ से लाइट रेज आती है, और ये कितना डिग्री पर आ रहा है? 45 डिग्री पर। ये फिगर का कहना है कि ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री, है ना। कितना डिग्री है? वेरी गुड। लाइट रेज जब आती है तो ये थोड़ी मुड़ गई होगी, और मुड़ करके यहाँ आकर के टकराई होगी, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, है ना।
नॉर्मल की ओर मुड़ रही है, ये डेंसर मीडियम है ना भाई, ये आपका हवा है, ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है, ये आपका हवा है, ये आपका डेंसर मीडियम है। यहाँ पर लाइट आया, फिर यहाँ पर टकरा करके फिर से लाइट मुड़ी है क्या, फिर से लाइट यूं करके मुड़ गई है। तब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका म्यू वैल्यू क्या होगा, वही प्रिज्म बोलो ग्लास स्लैब बोलो एक ही बात है। तो बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, खैर ध्यान दीजिए इधर, अगर मैं सही से समझ पा रहा हूं अन्नू, ध्यान दे बेटा इधर, इसका मतलब यह है कि यहां से लाइट आएगी, इस स्लैब पर पड़ेगी, और स्लैब के पास TIR का घटना घट रहा है, यहां पर TIR का घटना घटने के बाद वापस TIR का घटना घट रहा है, यानी 2 बार TIR की घटना घट रही है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर कितनी बार हो रहा है। हम पहला स्लैब का केस लेते हैं, और स्लैब के पहले केस में हम देखने का कोशिश करते ये हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 साइन का I = μ2 साइन का R, अरे हाँ या ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, सॉरी म्यू, ये हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1 × साइन का 45 डिग्री = हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा R, अरे हाँ या ना। तो हम μ2 का वैल्यू रख दें μ × साइन का R, ठीक है। अब ये बताओ, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाते चलूँ और ये वाला लाइन ऐसे करूँ, तो ये एंगल अगर R है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, इंसिडेंस पड़ा है लाइट, तो ये एंगल अगर R है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - R, अरे हाँ या ना। अगर ये 90 - R है, तो अब हमको ध्यान से अभी इतना पर आप कंट्रोल कीजिएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 का 1 साइन का 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/√2, 1/√2 लिख दिए = μ साइन का R। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि भाई साहब μ = 1/√2 साइन R भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन R होगा, साइन R होगा 1/√2 और इंटू म्यू। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए। इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं, ये कंडीशन 2, जब दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, सेकेंड बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तब हम क्या कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए। सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम लिखेंगे μ1 साइन का वापस से I एंगल I = μ2 साइन का R। इस बार घटना क्या घट रहा है, आपको ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार लाइट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ जाएगी, यानी इसका ये वाला μ2 हो जाएगा, ये होगा ना। अगर ये वाला μ2 होगा तो हम लिख दिए μ1 साइन I का वैल्यू नहीं पता है, पर 90 - R लिख सकते हैं ना। अगर ये 90 - R लिख सकते हैं तो μ2 का वैल्यू कितना है 1। साइन R यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर होगा तो वो वाला एंगल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन इज टू अक्योर एट द वर्टिकल फेस, यानी वो वर्टिकल फेस पर रिफ्रैक्शन अकर कर लेता है, यही ना। अरे वर्टिकल फेस पर रिफ्रैक्शन अकर करता है, हाँ या ना, कुछ बोल बेन करेगी, ठीक है। तो वो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे 90 डिग्री होगा ना, कि नहीं हो पाएगा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन का कितना लगा देंगे, साइन का 90 डिग्री। अगर साइन का 90 डिग्री लगा रहे हो तुम लोग, यहाँ पर पढ़ो क्या लिख सकते हो, μ1 के बदले क्या लिख सकते हो, μ1 तुम्हारा क्या है म्यू, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्या हम लोग कॉस R = लिख सकते हैं 1/μ। मुझे म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास एक फॉर्मूला, ये एक वैल्यू ये आया
कि साइन का आर वैल्यू इज इक्वल टू होता है 1/√2 म्यू और कॉस का आर वैल्यू होता है आपका 1/μ। एक बात आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, कॉस आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/√2 म्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/μ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 म्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं 3/2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू √अंडर, यही है तुम्हारे ऑप्शन में, देखो है आंसर मिल गया, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटरसाइड दे, आधा नंबर दे देगा, टेंशन मतलब। लाइट इंटरसाइड दे एट एन एंगल, लाइट इंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ट्रांसपेरेंट रॉड। कोई एक ट्रांसपेरेंट रॉड होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखा है, हम म्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक ट्रांसपेरेंट रॉड होगा, ये ले लेते हैं हम लोग रॉड, ये ले लिए रॉड, कलर बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट रॉड है। इस ट्रांसपेरेंट रॉड में का म्यू वैल्यू जो है वो म्यू वैल्यू है आपका म्यू ही है, एन है या म्यू बोलो, जो भी बोल रहे हो, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू का क्या वैल्यू होगा of material of the rod, light once entered into it will not leave it through lateral face whatsoever with the value of angle of incidence। very good। उसने बोला कि एक बार लाइट अगर इंटर कर जाए तो वो क्या करना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर्स की तरह इसी के अंदर घूमते रहना चाहिए, लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो कैसे हम निकाल पाएंगे, ये थोड़ी देर के लिए आपको हम समय देते हैं, आप आराम से सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन देखते हैं। कर लो एक बार बुद्धि लगा लो। ये 11 बजे लगता है कि आराम से 3 बजे पढ़ाएंगे, थोड़ा चिल करके, बस मेरा चिल हो जाता है। शुरू करें हम, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को पकड़ना, पढ़ो। लाइट इंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए ट्रांसपेरेंट रॉड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इंटर इनटू इट विल लीव इट्स थ्रू लेटरल फेस, सो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं हम कि लाइट यहाँ से एंट्री किया, पहली बार कहाँ से एंट्री किया, एकदम सीधा लाइट एंट्री कर गया। जैसे ही लाइट यहाँ पर एंट्री करता है और इस जगह पहुँचा
तो हम इस जगह अपना पहले नॉर्मल ड्रॉ कर ली। नॉर्मल ड्रॉ करने से पता चला कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री। यहाँ से लाइट एंट्री करेगा तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ जाके टकराएगा। यहाँ वापस से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। पर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमको फील हुआ कि लाइट यहाँ से मुड़ करके ऐसे चली जाती है, क्योंकि वो लेटरल से फेस पर ही बोल रहा है लगातार। अब ये एंगल 90 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आर वैल्यू का। कितना वैल्यू का हो जाएगा, आर वैल्यू का। अगर ये एंगल आपका आर वैल्यू का है, अब थोड़ा सोचते हैं इसका वैल्यू कितना है, म्यू। यहाँ पर क्या है आपका एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। क्या स्नेल्स लॉ ये कहता है कि μ1 साइन का I इज इक्वल टू μ2 साइन का R। वेरी गुड। μ1 का वैल्यू बताओ कितना है 1, साइन I का वैल्यू कितना है, साइन का 90 डिग्री। μ2 का वैल्यू नहीं पता, साइन R का वैल्यू कितना है R ही रख दिया। इसका मतलब म्यू साइन R का वैल्यू आ रहा है आपके पास 1। ये पहला केस में हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा केस जनरेट होगा। दूसरा केस में क्या होगा, अगर ये एंगल R है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस R, नहीं हो जाएगा। अगर ये एंगल R है तो वो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस R। और वो अगर 90 माइनस R है तो हम दूसरा केस कैसे बना रहे होंगे, ध्यान दीजिए। दूसरा केस के लिए हम लगाए होंगे μ2 साइन 90 माइनस R इज इक्वल टू μ1 साइन R। और साइन R यहाँ पर अब कितना वैल्यू का हो जाएगा 90 डिग्री का। ये वाला R, ये वाला I। μ1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और μ2 का वैल्यू। इसका मतलब इक्वेशन दूसरा वाला देखो तो इसमें भी आंसर कितना आ रहा है, इक्वेशन ये 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों का LHS साइड RHS साइड बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं म्यू का कॉस R इज इक्वल टू म्यू का साइन R। ये म्यू इस म्यू को खा जाएगा। साइन R और कॉस R जब बराबर होगा तो R का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, और तो कोई एंगल है नहीं जो उसको बराबर कर सकता है ना। छाप लीजिए, खत्म। सारा क्वेश्चन इसी टाइप पे है, ये तुम पहले ध्यान दे लो। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P। कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका पावर कितना दे रखा है P, ठीक। It is cut into two symmetrical halves by plane containing the principal axis. The power of one part will be, very good. एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P दिया हुआ है और इसको कितने भाग में काट दे रहा है, 2 भाग में। कितने भाग में काट रहे हो, 2 भाग में। तो 2 भाग में काटने के बाद आप इसका आंसर बताइए कि हमको क्या आएगा। पहले समझते हैं कि हम कहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से। यहाँ से काटने पर हमको कैसा लेंथ मिलेगा, कुछ ऐसा। फिर दूसरा वाला पार्ट कैसा मिलेगा, यही पार्ट मिलेगा। इतना तक आप मानते हैं मेरी बात को। अच्छा, ये पार्ट 1 हो गया। अच्छा, इसका पावर अगर P है तो इसका फोकस मान लेते हैं F रहा होगा। अगर इसका फोकस F रहा होगा तो यही कर्वेचर के कारण फोकस बना होगा, और इस कर्वेचर के कारण। क्या ये कर्वेचर को बीच में काट देने से इस वाले लेंस का पार्ट और इस वाले लेंस का पार्ट, क्या रेडियस बदल रहा है, क्या पूरी फोकस बदल रही है? जब फोकस ही नहीं बदल रहा है तो क्या इसका पावर बदलेगा? तो पावर दोनों ही पार्ट का कितना हो जाएगा, P और P ही रहेगा। क्लास में कराया है ये क्वेश्चन, ठीक। A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I. Aperture of diameter d/2 is central region of lens is covered by black paper. Focal length of the lens and intensity of image now will be the respectively. ध्यान से देखें, आपके पास एगो लेंस है। लेंस को मारूफ टॉर्च का लेंस लिया तुम, ठीक है मारू बाबू।
टॉर्च का लेंस लेने के बाद मारूफ सोचा क्या कि इस पर लाइट लाते हैं। कहाँ से लाया लाइट? सूरज से प्रकाश की किरण जो आ रही थी, सन से जो लाइट आ रहा था, उस लाइट को लिया और इस लेंस पर गिराया। इस लेंस पर गिराने के बाद बीड़ी जले ले जिगर वाला गाना सुने हो? लेंस से बीड़ी जलाने का काम करते थे हम लोग बचपन में। वो कंपास में जो आता था एक लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, उनसे कागज जला देते थे कि नहीं जला देते थे? और सूखा घास जलाते थे। बुढ़वा सबको बोलते थे आपका बीड़ी जला देंगे, तो बीड़ी जलवा देता था। तो अब तुम सोचो, यहाँ से जितनी लाइट रेज आ रही होगी सब मुड़ करके फोकस पे जाएगी, सब मुड़ करके फोकस पर जाएगी, सब मुड़ करके कहाँ चली जाएगी? फोकस पर जाएगी। फोकस पर गई, फोकस पर गई, फोकस पर गई, यानी फोकस पर जितनी सारी लाइट है वो सभी आई। तो इसका इंटेंसिटी मान लो आई है और इसका फोकल लेंथ मान लिया जाए एफ है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कर दिया, ये पार्ट क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया। जब तुम ये पार्ट ब्लैक कर दोगे तो ये तीनों लाइट तो पार नहीं कर पाएगी ना, ये चारों लाइट पार करेगी? ये चारों लाइट अब पार करेगा? अरे तूने ये गिलास लिया, गिलास का बीच में ब्लैक कर दिया। उसने बोला है कि बीच का डायमीटर कितना लेना है? d/2। पहले डायमीटर कितना था लेंस का? d। बोला अगर डायमीटर d/2 लेते हैं तो उसके फोकल लेंथ में और इंटेंसिटी में क्या बदलाव आएगा? पहली बात तो फोकल लेंथ में क्या बदलाव आएगा? खोल देना। पहली बात तो फोकल लेंथ में क्या कोई बदलाव आएगा, ये आपको सोचना है। क्या फोकल लेंथ में कोई बदलाव आता है? क्या फोकस बदलने वाला है? क्या फोकस हम यहां पर ब्लैक कर देने से ये जो लाइट रेज आ रही है, क्या ये यहां पर ना टकरा करके कहीं और टकराने लगेगी? नहीं ना जी, वो तो वहीं टकराएगा ना। अरे वो तो वहीं टकराएगा ना जी, कि वो कहीं और टकराएगा? वो कहीं और नहीं टकराएगा। तो इसका मतलब फोकस आपका चेंज नहीं होने वाला। अब इंटेंसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियस बात है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा तो पहले लाइट रे जितना पड़ रहा था लेंस पर उसका एरिया मान लो ए था और ए इज इक्वल टू फॉर्मूला था π/4 d का स्क्वायर। तब इतना एरिया पे लाइट पड़ने पर इंटेंसिटी आई था। अब इसका इतना वाला एरिया पर लाइट पड़ेगा तो उसको एब्जॉर्व कर लेगा। तो पहले रंगा हुआ एरिया कितना है वो देखते हैं, तो उसको a डैश मान लेते हैं। a डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a डैश इज इक्वल टू π/4 d/2 का होल स्क्वायर यानी d²/4। यानी पहले के कंपैरिजन में नया वाला 1/4 है, नहीं 1/4 है ना। इसका मतलब इंटेंसिटी भी 1/4 क्या हो जाएगा? उसका घटेगा। तो बचा हुआ कितना सा इंटेंसिटी रहेगा? 3/, कोई परेशानी है? सी नंबर। A point source of light is placed 4 meters above the surface of water of refractive index 5/3. The minimum diameter of a disc which should be placed over the source on the surface of water to cut off all light coming out of the water is। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला मान लिया जाए मारूफ, यहाँ ध्यान दो, ये आपके पास एक कोई जगह है, हाँ मारूफ, यहाँ पर पॉइंट सोर्स है भैया और इसका डिस्टेंस है 4 मीटर, 4 मीटर बिलो द वाटर। और इसमें क्या भरा हुआ है मारूफ? आज ब्लू है, पानी 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 भर दिए, ठीक है भैया। पानी भरने के बाद यहाँ एक बल्ब जलाए तो बल्ब से कुछ रोशनी ऐसे चला जाएगा, जो जाएगा वो सीधा पार हो जाएगा। कुछ रोशनी ऐसे जा रहा हो, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है। अरे हाँ कि ना। लेकिन एक टाइम आएगा, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एक जगह आएगा जहां से लाइट वापस मुड़ जाएगा। तो ऐसा एरिया हमारा देखने के लिए, अगर मैं सही से क्लियर कट बात बोलूं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आपके पास ये एक शेप है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ आपका एक लाइट सोर्स है,
और उस लाइट सोर्स के बाद यहां से आपका इस तरफ और यहां से आपका इस तरफ, इतना जगह है जहां आपको सही से लाइट रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन कर जा रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा। बोलता है मिनिमम डायमीटर ऑफ, एक थाली जैसा वो एरिया बनाएगा गोल, तो बोलता है इसका जो मिनिमम डायमीटर है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये मुझे चाहिए कि d इज इक्वल टू वॉट, कितना डिस्टेंस तक वो ऐसा कर रहा होगा जहां तक वो रिफ्रैक्शन करेगा, और उसके बाद यहां पर TIR का घटना होगा, यहां पर भी TIR का घटना होगा, पर यहां रिफ्रैक्शन का घटना होगा। कितना एरिया में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक समझ। अगर ये 5/3 और ये वाला पार्ट है आपका 4, यहां तक चमका आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ठीक, एक दो बार आराम से आप दिमाग में सोचिए। अगर जितना दिक्कत है तो हम पहले निकाल लें, आप लोग अपना दिक्कत, उसके बाद अपन है निकाल लें। यहां से लाइट चली 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 चली, यहां पर आकर के मान लो ये लाइट ऐसे हो गया सरफेस पर, चली 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 चली, यहां पर मान लो लाइट आकर के अब ये सरफेस छू गया। तो भाई साहब जहां पर इंसिडेंस हो रहा है वहां एक एंगल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? उस एंगल का पता नहीं है हमको, उस एंगल को हमने लिख दिया। तो आप खुद बताइए, क्या हम लिख सकते हैं μ1 यानी ये वाला साइन का I बराबर इधर का μ2 साइन का R एंगल कितना पर मिल रहा है? 90 पर। अरे हाँ या ना? तो μ2 का वैल्यू 1 और साइन का 90 डिग्री, μ1 का वैल्यू 5 और साइन का I वैल्यू है ना। अब साइन का I वैल्यू हमको पता है नहीं, अब साइन का I वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अभी हम साइन का साइन I ही रहने देते हैं। अगर मैं साइन I इज इक्वल टू लिखूं, किधर लिखूं भाई? लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर मैं यहां से लिखूं कि साइन I बराबर होता है 3/, याद करो ऐसा करने पर एंगल I का वैल्यू क्या आता था? क्या पूछा है हमसे? अच्छा रेडियस पूछा है। अगर ये वाला 37 डिग्री है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 37, भैया रुक जाओ, ये लाइन पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना 37, ये एंगल कितना हो गया? ये वाला वैल्यू कितना 4, ये वाला वैल्यू कितना 5, तो ये वाला वैल्यू कितना 3, ये 3, तो ये कितना, तो टोटल डाय कितना मिल गया? कहानी खत्म, कोई परेशानी? चलिए थैंक यू वेरी मच। इसके आगे अब आज नहीं है, इतना करना था।